हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि वीडियो किसके ऊपर है। सो मेरी इमरजेंसी डिलीवरी हो चुकी है और क्यों हुआ, क्या हुआ था, ये सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप लोग को जानना होगा कि एक्चुअल में मेरी प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस थे। सो जब हम पेरिस से इंडिया वापस आए तब मैं ऑलरेडी 3 मंथ्स की हो गई थी। सो हम लोग वहाँ पे जो क्या हुआ था ना, वहाँ पे जब मैं कंसीव हुई थी, मेरे प्रीवियस ब्लॉग में आपने देखा होगा एक जो कि मेरा मिसकैरेज स्टोरी है, उसमें मैंने बताया था। तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोल दिया था कि यू आर प्रेग्नेंट, लेकिन आपको अगर यहाँ पे डिलीवरी करनी है देन यू हैव टू साइन, क्योंकि वहाँ पे आपको अगर प्लान करना है डिलीवरी का या फिर जो भी, सो आपको पहले से बेबी डिलीवरी तक कितने नर्स लगेंगे, उसका कौन कौन डॉक्टर चाहिए आपको, उसका उस सब पहले से असाइन करना पड़ता है, पहले से बुकिंग करना पड़ता है। कौन से हॉस्पिटल में होगा वो भी प्लान करके बुक करना पड़ता है, तो सब कुछ पहले से ही। सो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप अगर मूव कर रहे हो इंडिया देन आई विल सजेस्ट कि वहाँ पे ही कीजिए सब कुछ। यहाँ पे सिर्फ ओनली यू आर प्रेग्नेंट दैट्स वो स्कैन हम लोग अगर कर देंगे, वो टेस्ट कर लेंगे। सो आपको अगर करना है तो इंडिया जाके वहाँ पे कीजिए, अगर यहाँ पे करेंगे तो आपको यहाँ पे ही सब कुछ करना पड़ेगा, अर्ली बुकिंग सब होगा। तो हम लोगों ने बहुत सारा सोच के ही डिसाइड किया कि नहीं, इंडिया ही जाना है। अगर कुछ हुआ तो इंडिया में ही देखेंगे, सब लोग होंगे, मम्मी पापा, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव सब रहेंगे, तो वो एक मोरल सपोर्ट रहता है एंड ऑल। तो वो सब सोच के जो भी हम आए, आ तो गए। हमने ये सब मतलब स्कैन नहीं हुआ था कि बेबी कैसा है एंड ऑल, सिर्फ प्रेगनेंसी कंफर्म हुआ था। तो हम लोग गए हॉस्पिटल चेक के लिए ऑब्वियसली। तो वहाँ पे एंटी स्कैन हुआ और मेरी डॉक्टर ने बोला कि आपको बाकी सब टेस्ट भी करना पड़ेगा, जो सब रहता है, कितना हीमोग्लोबिन है, ये वो, विटामिन डी वगैरह सब कुछ, मतलब आई थिंक 26 या समथिंग पूरा टेस्ट हुआ। ठीक है, उसी बीच क्या हुआ ना, मुझे पता नहीं था कि मुझे इतना हाई शुगर है। पेरिस में तो दिन भर वही मफिन्स, क्रॉसो, मिठाई वाला चीज़ ही चल रहा था, मेरा शुगर हाई हो चुका था ऑलरेडी, जबकि नहीं होना चाहिए इन प्रेगनेंसी स्टार्टिंग से शुगर। 7th मंथ 5th मंथ के बाद होना इज़ लाइक कॉमन, जेस्नल डायबिटीज़ जो बोलते हैं वो कॉमन रहता है। लेकिन मेरा ऑलरेडी हाई शुगर 9 पॉइंट समथिंग था, जो कि 335 340 मुझे ऐसे ही बिना एम्प्टी स्टोमक के दिखा रहा था। मतलब सोचिए कि कितना हाई होगा। सो उसके बाद डॉक्टर टेंशन में आ गई। वो बोली तो आप पेरिस से कंसीव होके आई हैं, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ। अभी ये भी तो नहीं कर सकती कि अबॉर्ट कर लो, ये कुछ ओबियसली डॉक्टर नहीं बोलेंगे। लेकिन वो बोली कि मेरी अगर तुम पहले से क्लाइंट होती तो आई एम डैम श्योर कि मैं तुमको बोलती कि पहले हेल्थ अपना देखो, फिर बाद में प्लान करना बेबी का। इतना हाई शुगर में नहीं करना चाहिए था, बट हो चुका है, बेबी है ऑलरेडी। डॉक्टर को और कोई चारा नहीं है। वो बोले कि आपको मैं दूसरे डॉक्टर का नंबर देती हूँ, वो आप कंसल्ट कीजिए, जो कि है डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट। आपका प्रॉपर डायबिटीज़ चेकअप होगा, वो सब आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, वरना बेबी पता नहीं अब नॉर्मल भी हो सकता है। क्योंकि हाई डायबिटीज़ में क्या होता है, बेबी का ऑर्गन डेवलप नहीं हो पाता है, तो आपको वो इशू फेस करना पड़ सकता है। अगर हुआ तो इन बिटवीन दैट हम लोग अबॉर्ट कर सकते हैं, अगर बेबी का कुछ ऐसा निकला तो। मतलब सोचिए मेरी हालत क्या हुई। ऑलरेडी मैं एक मिसकैरेज झेल चुकी हूँ, ऊपर से यह सब सुनना पड़ा। फिर मैं डॉक्टर से मिली, जिस डॉक्टर को मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने असाइन किया था, तो वो मुझे पूरा गाइड किए। उन्होंने एक प्रोसेस मुझे दिया, एक और टीम थे, वो लोग मुझे गाइड किए, और उनका न्यूट्रिशन शेड्यूल रहा। मैं रोज़ मतलब एवरीथिंग मेरा, मैं सुबह उठ के क्या पानी पी रही हूँ, कितना मैंने फ्रूट्स खाया, कितने नट्स खाए, कितने आलमंड लिए, एवरीथिंग मैं फ़ोटो उनको शेयर करती थी। वो लोग अप्रूव करते थे, देन ओके यू कैन हैव इट। तो सारा क्वांटिटी मेरा सब हर दिन नोट होता था। ऊपर से मेरा एक वो ग्लूकोज मीटर जो होता है ना, वो सीजियम आई थिंक, हाँ सीजियम बोलते हैं शायद, हाँ मैं भूल गई हूँ। तो उसको लगा के मैं रखती थी। रोज़ मेरा रात को रिपोर्ट में भेजती थी, वो रिपोर्ट चेक करते थे कितना मैं क्या खा रही हूँ, ग्लूकोज मेरा स्पाइक दे रहा है, एवरीथिंग उसमें सब ट्रैक होता था।
तो मेरी लाइफ वैसी शुरू हो गई। आफ्टर मतलब 3 मंथ से मेरा शुरू हो गया ऐसा लाइफ। और ऊपर से मेरा इंसुलिन शुरू हो गया उसी टाइम से ही। इंसुलिन मैं 4 टाइम लेती थी, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंसुलिन लेवल मेरा बढ़ाया गया। मैं आई थिंक 120 यूनिट्स लेना तक मेरा शुरू हो गया था। इंसुलिन रोज़ मैं लेती थी, मतलब ब्रेकफास्ट के टाइम में और फिर लंच के टाइम में, फिर डिनर से पहले, फिर डिनर के बाद एक 4 इंसुलिन मैं लेती थी। ये तो चल रहा था, ये मेरा डेली लाइफ था। ऊपर से वो कैल्शियम, आयरन, ये सब टेबलेट भी चल रहा था। लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक और स्कैन के लिए भी डॉक्टर सजेस्ट किए थे, तो वो था NIPT स्कैन। इसमें क्या होता है ना, NIPT स्कैन में क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटी जो रहता है वो डिटेक्ट किया जाता है। तो बेबी का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, कैसा नहीं, वो सब देख रहे थे। तो ये गया मेरा 3rd मंथ का जर्नी ऐसा सोचिए। देन कम टू 4th मंथ। 4th मंथ आते ही पहली शुरुआत होती है अर्ली एनोमली स्कैन से, क्योंकि एनोमली स्कैन होता है मोस्टली 5 मंथ के बाद, बट मेरे केस में 4th मंथ से ही अर्ली एनोमली स्कैन हुआ। और उसमें सब देखा गया ऑब्वियसली बेबी का बॉडी एंड डेवलपमेंट वो सब। सो ये था। और इसके साथ साथ मेरा B12 का डिफिशियंसी हुआ था, उसके लिए 5 इंजेक्शन मेरा 1 महीने तक चला। उसके साथ साथ विटामिन D का भी डिफिशियंसी हुआ था, उसका भी इंजेक्शन लगा। तो ये सब मैं बोलूँगी छोटी छोटी बात है, बट हाँ ये सब स्कैन लेकिन मेरे लिए बहुत न्यू थे, क्योंकि इतना सारा स्कैन नहीं होता है, लेकिन मेरा इतना सब स्कैन शुरू हो गया था। देन कम टू 5th मंथ। तो 5th मंथ में हुआ फिर से मेरा एनुअली स्कैन, जो कि होता है सबका। तो इसके साथ साथ एक और इंजेक्शन लगा मुझे न्यूरोवेन फोर्टे बोल के। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि नहीं, तुम्हारा स्कैन एक और चाहिए, वो है डोप्लर स्कैन। डोप्लर स्कैन क्या होता है, मेनली मेरी जो एम्ब्रिकल कॉर्ड है उसमें जो ब्लड फ्लो होता है और बेबी के साथ कनेक्ट होकर रहता है, जो उसमें अच्छे से ब्लड फ्लो हो रहा है कि नहीं, क्योंकि बेबी इतनी भी ग्रोथ नहीं तो कर रही है, मतलब जो मेजरमेंट उनका होना चाहिए उस हिसाब से इतना भी डेवलप नहीं हो रहा, जबकि ग्रोथ स्कैन नहीं आया है, वो सब देख रहे थे मेरे केस में। स्टिल ओके, हमने वो किया। और ये डोप्लर स्कैन जो हुआ था एनुअली स्कैन के 1 वीक बाद हुआ था, जो कि तुरंत नहीं हुआ था। फिर एक और स्कैन सजेस्ट किया गया, वो है फिटल इको स्कैन। उसके बाद हम लोग वो फिटल इको स्कैन के लिए भी गए 1 हफ्ते बाद, वो भी हुआ। मतलब 5th मंथ में एनुअली हुआ, डोप्लर हुआ, फिटल इको स्कैन हुआ, मतलब बेबी का हार्ट बीट उसमें चेक हुआ। और मेरा प्रेजेंटेशन सेफालिक था और प्लासेंटा पोस्टीरियर लो लाइन था। ओके, लेट्स कम टू 6 मंथ। 6 मंथ में हम लोग गए ग्रोथ स्कैन के लिए। ग्रोथ स्कैन में दिखाया गया कि बेबी का ग्रोथ थोड़ा कम है। सो डॉक्टर ने बोला कि वही देखने के लिए डोप्लर फिर से स्कैन करना पड़ेगा, क्योंकि बेबी का ग्रोथ ठीक से नहीं हुआ, इतना जितना होना चाहिए उससे बहुत कम है। बेबी इज़ सो स्मॉल। सो हमने फिर से डोप्लर स्कैन के लिए 2 वीक्स के बाद हम लोग गए, ठीक है। तो फिर वो डोप्लर ठीक ठाक ही गया। फिर बोले फिर चलो ठीक ही है, होप फॉर द बेस्ट कि तुम्हारा ठीक से डिलीवरी हो। 6 मंथ तक अभी तुमने सब अच्छा किया है, शुगर भी कंट्रोल कर दिया है, एवरीथिंग सब कंट्रोल में है, गुड बोले डॉक्टर। मैं बोली खुश, चलो अभी मेरी बेबी है, अभी डेंजर कंडीशन में तो नहीं है, इतना तो मैं श्योर हो चुकी हूँ, ऐसा लगा। फिर 7th मंथ जब हुआ, फिर हम लोग गए ओब्वियसली ग्रोथ स्कैन के लिए। तब जब ग्रोथ स्कैन के लिए बेबी का कुछ भी इतना डेवलप नहीं हुआ था, वही सेम था प्रीवियस मंथ की तरह ऑलमोस्ट। तुम 3rd ट्रिमेस्टर एंटर कर चुकी हो, लेकिन अभी तक तुम्हारा इतना कुछ खास मतलब बेबी का ग्रोथ नहीं हुआ है, तुम्हारा प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर ऐसे चलता रहा, अभी डोप्लर में जो दिखा रहा है, तो बेबी का ना क्या होगा, मेरा जो न्यूट्रिशंस मेरे से जो एम्ब्रिकल कॉर्ड से वो होके जाता है ना बेबी के पास, वो एक टाइम के बाद रिवर्ट होना शुरू हो जाएगा। ऐसा कंडीशंस था मेरा कि बेबी का सारा न्यूट्रिशंस मैं ले रही हूँ, ऐसा धीरे धीरे प्रोसेस होना शुरू हो रहा है। ऐसा मुझे मतलब डॉक्टर जितना सिंपली हमको समझा पाए, मैं जितना समझी उसको शॉर्टकटली मैं आपको बोल रही हूँ। तो वो कंडीशन अभी शुरू होने वाला है, वैसा हो गया है तुम्हारा कंडीशन, इतना ग्रोथ नहीं हो रहा, बेबी का न्यूट्रिशंस तुम्हारे बॉडी में लग रहा है, तो इसीलिए बेबी का ग्रोथ भी नहीं हो पा रहा है। ऐसा धीरे धीरे होने से क्या होगा ना, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, तो बेबी का ब्रेन में कम जाएगा, कम ब्लड जाएगा, फिर उसके बाद हार्ट में कम जाएगा, ओब्वियसली
बेबी अंदर ही ख़त्म, वो हो जाएगा सिचुएशंस। सो डॉक्टर ने बोला और नहीं, मैं ग्रोथ स्कैन के लिए गई हूँ 7th मंथ में, और डॉक्टर ने बोल दिया कि तुम्हें आज ही तुमको एडमिट होना पड़ेगा। उस टाइम में मेरा ना ही मैंने कुछ हॉस्पिटल बैग प्रिपेयर किया था ना कुछ। कौन सोचेगा कि 7th मंथ में मैं एडमिट हो जाऊंगी। ऑब्वियसली 8-9th मंथ है, 8 मंथ होता मैं चलो पैक भी कर लेती। तो पूरा मैं टेंशन में हो गई, वहाँ पे रोना शुरू हो गया क्योंकि बोल दिया उन्होंने कि बेबी NICU में शिफ्ट होगी। ऑब्वियसली बेबी बहुत स्मॉल है, तुम ऑब्वियसली नहीं ले सकते, नॉर्मल बेबी तो नहीं है ना, प्रीमेच्योर बेबी ही होगी। फिर हम लोग घर आए, जितना दिमाग में मेरे को घुसा उतना मैं सामान ले ली, ड्रेस वगैरह वो सब, ठीक है। फिर हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे इवनिंग में। तो चलिए अभी हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं। सो हम लोग पहुँच गए रूम में। और फिर उसके बाद कुछ नर्स आई और मुझे सोने के लिए बोल दिया। फिर चला प्रोसेस सब वगैरह, जैसे कि मुझे विटामिन्स वगैरह, सलाइन वगैरह ये सब लगा, इंजेक्शन वगैरह लगा। और हर 2-3 घंटे में एक बार बेबी का हार्ट बीट और मूवमेंट सब चेक किया गया। सो ये जो मशीन है उसमें सब चेक होता था। दाल रोटी, ये क्या है, सूप, पालक पालक पनीर है शायद, हाँ पालक पनीर टाइप का कुछ। डे 2 गाइस, और शुगर पेशेंट के लिए ये सब खाना ही पड़ता है। ये क्या है, पनीर नहीं है, कुछ कद्दू टाइप का है। ओके। और एक इंजेक्शन मुझे दिया गया था, आई डोंट नो क्या था वो, इतना मुझे जला और वो पूरा मेरा हाथ पूरा फूल गया था। थैंक गॉड कि वो उसने मुझे डायरेक्ट नहीं दिया था, और वो बोली भी थी कि ये डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, पहले चेक करना पड़ता है, बहुत लोगों को ये सूट नहीं करता है। तो उसने जब दिया ना, मुझे लगा कि लिटरली मिर्ची अंदर मेरे गई और ये पूरा फूल गया था मेरा हाथ। फिर उसने नहीं दिया वो, और कुछ उसका अल्टरनेट दिया। सो ये सब बैकग्राउंड में ये सब चल ही रहा था, कभी ये सब चेक कर लो, वो चेक कर लो, वो इसमें ये सलाइन लगेगा, वो सलाइन लगेगा, बेबी का हार्ट बीट, ये सब 2 दिन तक मेरा चल ही रहा था, ऊपर से ये खाने पीने के साथ। फिर वो टाइम आया कि जिस दिन मुझे OT में जाना था, ठीक है। OT में जाने से पहले सूर्या गए थे कुछ मेडिसिन लेने, उस टाइम में ही सब नर्स लोग आके मुझे डायरेक्ट वो बेड के साथ ले गए। मैं बोल रही थी वेट, मेरे हस्बैंड आएंगे। फिर सूर्या को भी मैंने देख पाई और मुझे OT में ले आ गया, ठीक है। मेरे लिए डॉक्टर ऑलरेडी बोल दिए थे सूर्या को कि 4 बोटल्स लगेंगे, क्योंकि इसका लो लाइन, प्लासेंटा लो लाइन है और मेरा हेवी ब्लीडिंग का चांसेस था। सो इसलिए ऑलरेडी 4 बोतल मेरे लिए रखा गया था ब्लड। तो उस टाइम में डॉक्टर को मैंने बोल दिया कि जो करना है आप कीजिए, मैं आपको ही भरोसा करके यहाँ पे बैठी हूँ, जो भी हो मेरे बच्चे को ठीक से इस दुनिया में लाइएगा वगैरह वगैरह। मैं वो बहुत कुछ वहाँ पे मन्नत मांग ली, वो सब कुछ हो गया मेरा। फिर जब डॉक्टर एनेस्थीसिया दे, माय गॉड, दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट टास्क मैंने इतने कामली किया। मैं खुद अपने आप को प्राउड फील करती हूँ कि मैं वो अच्छे से हैंडल, मैं लिटरली अपने आप को ये फील किया, लेकिन मैं मर चुकी हूँ, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। मैं अब माइंड को वैसा मेकअप कर चुकी थी और एनेस्थीसिया दिया गया। लेकिन जब डॉक्टर टच कर रहे थे मुझे सब फील हो रहा था। मैं बोली कि नहीं, मुझे सब फील हो रहा है। फिर डॉक्टर बोले कि ये क्यों इतना लेट हो रहा है, इसको अभी तक तो वो कुछ फील नहीं करना चाहिए था। फिर डॉक्टर वेट किए, फिर कुछ टाइम के बाद फिर पूछे तो मैं कुछ रेस्पॉन्ड ही नहीं की, क्योंकि मुझे टच वो कर रहे थे लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था। तब दिस इज़ द टाइम बोल के डॉक्टर ने शुरू कर दिया, ठीक है। फिर मेरी बेबी पैदा हुई, डॉक्टर साइड में लेके आए कि इट्स बेबी गर्ल। मैं थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करके देख रही थी। फिर सूर्या जाके बाहर से देखे एंड उनका फ़ोटो, मेरी बेबी का पहला फ़ोटो उन्होंने खींचा था, मैंने तो देखी भी नहीं थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो हुआ मेरी हालत, डिलीवरी हो गया, सब ख़त्म, आराम से सब लोग गए।
फिर मेरे को ऐसी माता आई, पता नहीं मैं वहाँ पे हिल हिल के ऐसे हो गई कि मुझे लगा कि मैं यहाँ पे क्या मेरी बॉडी से क्या आत्मा छूट रही है या पता नहीं। मैं पूरा वहाँ पे इतना हिल रही थी, ठंड के मारे पूरा कपकपा रही थी। फिर 2 कंबल मेरे ऊपर लगाया गया, फिर अंदर बॉडी के अंदर पूरा हीट पास किया गया वैक्यूम से। फिर जाके थोड़ा 2 घंटे या 3 घंटे तक मैं वहाँ पे वैसे ही पड़ी रही थी, मैं जिंदा लाश की तरह। फिर उसके बाद मुझे अपने रूम में शिफ्ट किया गया। मेरा सुबह 8 बजे था डिलीवरी। फिर मैं आई थिंक 2 या 3 बजे ओटी से आई आई थिंक। फिर उसके बाद जो भी इंजेक्शन तो नहीं, वो सब सलाइन वगैरह वो सब लग रहा था, वो चल रहा था। फिर सुबह 6 या 7 भी नहीं बजे थे, 6 या 7 के अंदर मेरे को जितना पता है आ गए 2 लेडीज़, मैडम चलिए वॉक करना है। मेरी बॉडी में वही गाउन है, थोड़ा बहुत ब्लड भी लगा है, मैं लाश हूँ, सर के अलावा और कुछ नहीं हिला पा रही हूँ अपनी बॉडी का। चलिए, मुझे तो उस टाइम में भाई यमराज दिख गए, ये कौन 2 ठो आ गया मेरे को। जो टर्चर मेरा क्या है ना, क्यों मुझे ज़्यादा टर्चर हुआ, कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ आराम से चल पाओगी, मेरे केस में नहीं हुआ था। क्योंकि जिस टाइम मेरा ओटी से मैं निकल रही थी, डॉक्टर जिस टाइम मेरा मतलब ऑपरेशन कर चुके थे, उस टाइम मेरा ब्लैडर से जो नीचे लगा था ना, जो एक प्लास्टिक का बैग रहता है जिसमें सब सूसू निकलता है वगैरह, उसमें क्या हुआ ना, मेरा ब्लड निकला सूसू के जगह। तो डॉक्टर बोली कि अगर ब्लैडर में टच हुआ है तो मैं ट्विंकल का रीओपन करूँगी और चेक करूँगी। सो मेरे में स्टिच नहीं किया गया, स्टेपलिंग किया गया था वगैरह तब उस टाइम में। तो स्टेपलिंग हुआ था, तो मैं सोचिए कि अगर चलूँगी तो मेरी हालत क्या होगी। लिटरली जो होता है ना कागज़ में स्टेपलर क्या होता है, ऐसे ऐसे रगड़ोगे तो कागज़ के वैसा टाइप का फील मुझे लग रहा था कि कोई आरी लेके रोज़ मेरा पेट मार रहा है, वैसा मेरा फील था। उसमें मैं चल रही थी गाइस। लिटरली जो लोग सोचते हैं कि सी सेक्शन, कुछ लोग को मतलब पेन नहीं लेना इसीलिए सी सेक्शन कर लेते हैं, सॉरी ये नहीं है। सी सेक्शन में एक औरत रोज़ मरेगी। मैं बोल रही हूँ कि सी सेक्शन कोई इजी टास्क नहीं है, इसलिए कि ये एक मेजर ऑपरेशन है, आप बात समझिए। जो लोग बोलते हैं ना, मैं उनको बोल रही हूँ सी सेक्शन मेरे लिए तो भाई बहुत बड़ी चीज़। नेक्स्ट टाइम बेबी करने के लिए मैं 100 बार क्या 1000 बार क्या पता नहीं कितनी बार नहीं सोचूंगी और नेक्स्ट बेबी के लिए, ठीक है। तो ऐसा गया, फिर वॉक के लिए वॉक किया गया। ऊपर से वो ब्रेस्ट फीडिंग तो मैं नहीं कर सकती थी उस टाइम में, तो जो पंप नहीं था मेरे पास, मैं पंप लेके नहीं गई थी। तो वो नर्स आके जो किए हैं मेरा हालत दबा दबा के, ओ माय गॉड, 2-3 स्टेप ले पा रही हूँ ना तो मैं जाऊँगी। व्हील चेयर मंगवाई, वो नर्स 2 ठो आए, मुझे लेके गए, ठीक है। जब मैं पहली बार मिली उस टाइम में जीवा को ऑलरेडी जंडिस हुआ था उस दिन। वो ब्लू लाइट्स वगैरह जो लगा था वो दे रहे थे। मैं सिर्फ खड़े होकर देख रही थी। ऑनेस्टली बोलूँ तो तब मुझे बिलीव नहीं हुआ कि दिस इज़ माई बेबी, क्योंकि मैं पैदा की बेहोश थी, ओबियसली कुछ फील नहीं हुआ। ब्रेस्ट फीडिंग तो कर ही नहीं रही हूँ कि कुछ फील हो, सिर्फ ऐसा लगा कि किसी का बच्चा हुआ है, मैं देखने गई हूँ और सब लोग बोल रहे हैं ये दिस इज़ योर बेबी। मैं खुश होगी कि मेरी बच्ची कितनी प्यारी है, मैंने इसको पैदा किया, वो सब एक फील था, ठीक है। बट एक और चीज़ मैं बोलना भूल गई थी। जब मेरी बेबी मतलब होने वाली थी डिलीवरी, उससे 2 दिन पहले मुझे स्टीरॉयड इंजेक्शन लगा, क्योंकि मेरी बेबी का ओबियसली लंग्स मैच्योर नहीं हुआ होगा, उसके लिए मुझे 2 स्टेरॉयड इंजेक्शन लेना पड़ा, जिसके चक्कर में मेरा शुगर और भी हाई लेवल हो गया, मतलब 500-600 तक पहुंचने वाला था। फिर बाद में धीरे धीरे थोड़ा डाउन हुआ। एनीवे ये सब तो था ही। The next day. डॉक्टर ने बोला कि आज तो डिस्चार्ज हो जाएगा, तो आप डिस्चार्ज कर लो। लेकिन मैं बोली कि नहीं, मुझे और 2 दिन रहना है। तो हाँ ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम NICU में बेबी है इसीलिए भी नहीं जाना चाहिए, इट्स ओके बोले। तो मैं हाँ और 2 दिन, मतलब टोटल आफ्टर डिलीवरी 5 डेज हम लोग रहे और उससे पहले भी 2 दिन रहे, तो इस हिसाब से 7 दिन मैं पूरा वहाँ पे रही हूँ, 1 वीक हॉस्पिटल में। और मैं वहाँ पे जितना हो सका मैं बेबी को मिलने जा रही थी। चलो ओके
crying. You just wash your hands and come there after taking photo. मम्मा जी फिर जो भी हो हमको रिटर्न आना पड़ेगा घर, और थोड़ी वहाँ पे रूम ले के रह सकते हैं। वो वहाँ पे तो बहुत पैसा है, ऊपर से हमारे घर से वो 21 किलोमीटर है हॉस्पिटल। तो मैं आ गई, घर में सब लोग, मेरी दादी मम्मी सब लोग पहुँच गए। वो एक सपोर्ट रहा कि वो लोग आ गए तो मैं इतना नहीं रोई। घर में सब लोग मुझे चीयर अप कर रहे थे, कुछ नहीं, उस बच्चा तो अच्छा है ना, वो आ जाएगा, तो टेंशन मत लेते। तो हम लोग रात भर, लेकिन मैं सोचिए कि एक तो मेरी बॉडी रिकवर नहीं की है, ऊपर से मेरी मिल्क इतनी अच्छे से मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, और वो सप्लाई ज़्यादा नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरी बेबी तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रही है, मिल्क निकल भी नहीं रहा है। तो पंप ले आई थी मैं खरीद के, तो वो पंप से जितना हो पाया निकाल रहे थे। तो 10 ml 20 ml शुरुआत में निकालना भी बहुत टफ था। जो भी हो जितना हो, हम लोग उसको स्टोर करते थे फ्रिज में। और एक आइस बॉक्स था, एक छोटा सा आइस बॉक्स हम लोग अमेजोन से ख़रीदे थे, सेलो कंपनी का आई थिंक। उसमें बर्फ़ दे के सूर्या हमेशा सुबह 5 बजे से उठ के वो निकल जाते थे मिल्क देने के लिए 21 किलोमीटर हॉस्पिटल। तो वहाँ दे के आते थे बेबी का सुबह का वो खाना, उसको दिया जाता था मिल्क, और फिर वो वहाँ से निकल के 10-11 बजे आ जाते थे। फिर मैं यहाँ तैयार होके नहा धो के रेडी होके खा पी के फिर जितना था मैं सुबह उठ के भी फिर मिल्क एक्सप्रेस करके निकाल के फिर स्टोर करती थी, फिर लेके जाती थी वहाँ पंप भी लेके जाती थी वहाँ पे हुआ तो फिर एक्सप्रेस करके दे के आऊँगी। लेकिन दूध निकले तो ना उतना, तो वो था। तो ऐसा भी होता था कि बीच बीच में उसको फार्मूला पिलाना ही पड़ता था नर्स को, क्योंकि मेरा कम रहता था मिल्क। तो ऐसे करके हम लोग ऐसे अप डाउन चलता रहा 14 दिन तक। हम लोग ऐसे रात भर ना सो के मैं ऐसे मिल एक्सप्रेस कर करके स्टोर करती थी। सूर्या लेके जाते थे, फिर आते थे, फिर मैं और सूर्या मिल के जाते थे NICU में। वहाँ पे बैठ के पूरा रात के 8 बजे तक बैठते थे। फिर वहाँ से जीवा को, मतलब मेरी बेटी का नाम जीवा है अभी, सो जीवा को हम लोग देखते थे और आते थे। वो एक एज ए मदर बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी है, क्योंकि जिस टाइम मैं उसको छोड़ के मैं आती थी ना, आई कैन टेल यू कि वो बहुत डिफ़िकल्ट है। तब मेरी बेबी को, जब वो पैदा हुई थी, वो 1400 ग्राम की थी, और उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा वेट बढ़ा था, ऑलमोस्ट 1600 समथिंग। फिर क्या हुआ, फिर थोड़ा वेट लॉस हो गया उसका, 30 ग्राम आई थिंक, 300 ग्राम नहीं 30 ग्राम। ऐसे मैं बोली कि बढ़ना चाहिए, और कम हो जाएगा तो ये लोग डॉक्टर और रख देंगे, क्योंकि इतना छोटा बेबी को वो नहीं छोड़ेंगे। एटलीस्ट 2 kg तक वो बोल रहे थे, 2 kg होगा तो देंगे। तो 2 kg होते होते ऑलरेडी 14 दिन हो गया है, वो कुछ इतना नहीं बढ़ी है। जब हम 14 दिन जिस दिन हुआ था, उस दिन हम लोग गए थे तो 1600 ग्राम समथिंग थी। तो मैं और सूर्या ठान लिए कि ले आएंगे, बात करते हैं डॉक्टर से। फाइनली आज मैं अपने बेबी को ICU से बाहर ले सकती हूँ। मतलब हम लोग आज नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट होंगे, मैं और हस्बैंड, और आई थिंक मेरी मम्मी, वो लोग भी आके देख सकते हैं, क्योंकि वो NICU से अभी बाहर जाएंगी। सो आई एम सुपर डुपर हैप्पी। ओहो, वेक अप वेक अप, स्टार्ट। So finally our baby is here, guys. जिस दिन बेबी को हम लेके आए, उस दिन मेरी नानी और मेरी मम्मी, मतलब मेरी दादी और मेरी मम्मी आई। पूरा लिटू रेडी। तो वो एक जो मोमेंट था, वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था। The next day. की होगी
बहुत देर से सोई है, 2 घंटा हो गया। आफ्टर 9 नहीं चल कैसे चुप बैठी है, हम लोग को देखेगी तो चिल्लाएगी। और उसके बाद हम लोग बेबी को ले आए। आपको अभी सब कुछ मैं आपको साथ शेयर करने वाली हूँ, दिस जर्नी, कि बेबी को आने के बाद क्या क्या हुआ एंड ऑल, जितना मैंने ब्लॉग्स किया है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ माई इमरजेंसी डिलीवरी, और या फिर आप कह सकते हैं प्रीमेच्योर डिलीवरी मेरी बेबी का। सो आई होप इससे आप लोग को ये समझ में आया होगा कि हेल्थ चेकअप बहुत नेसेसरी है कुछ भी बेबी प्लान करने से पहले। I mean, हम लोगों ने जैसे कि कुछ चेकअप नहीं किया था अपना और बेबी प्लान कर दिया था पेरिस में। आज के डेट में हेल्थ चेकअप कीजिएगा, अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, आप में क्या विटामिन वगैरह डिफिशिएंसी एंड ऑल दैट सब कुछ देख के ही बेबी प्लान कीजिएगा। इट्स अ वेरी टफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, और हेल्दी रहिएगा। सो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय।